और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह। उनसे हम नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है ये जानेंगे और समझेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन कितना तैयार है। ओमवीर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे आपका। सवाल सर ये कि नया साल आने को है और 31 दिसंबर की रात को कई जगह जश्न होता है, कई जगह कुछ हुड़दंगी जो है हुड़दंग भी मचाते हैं। इस नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां? सबसे पहले तो आपके सभी देश नव वर्ष की शुभकामना के साथ साथ गाजीपुर पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी नव वर्ष के लिए जो शांतिपूर्ण हो पूरा कार्यक्रम उसके लिए की गई है। हम लोगों के यहाँ लगातार जो इस तरह के होटल वगैरह हैं जहाँ पे नव वर्ष के कार्यक्रम होते हैं जी। उनके साथ हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है हम्म। और ये तय कर दिया गया है कि जो शांतिपूर्ण और शालीन तरीके से सारे कार्यक्रम होंगे, कहीं पे भी हुड़दंग नहीं होगा। आज शाम से ही हमारे यहाँ पूरा मार्केट्स में फुट पेट्रोलिंग जितने हमारे कस्बे हैं और ये है गाजीपुर शहर है, यहाँ पे पुलिस द्वारा की जाएगी और कल से ही हमारे यहाँ ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध अभियान चल रहा है। सभी थाना क्षेत्र में निरंतर चेकिंग चल रही है क्योंकि अक्सर नव वर्ष के अवसर पर ये होता है कि लोग शिकायतें ये आती है कि बड़ा ड्रंक करके और लापरवाह तरीके से ड्राइविंग करते हैं जिसके कारण कभी कभी खुद भी शिकार हो जाते हैं और उनकी लापरवाही के कारण दूसरे लोग भी शिकार हो जाते हैं जी। तो इससे भी बचा जा सके। ओमवीर जी, खुले में भी कई लोग शराब पीते हैं और उसके चलते भी कई जगह कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं पे उत्पात कुछ लोग मचाते हैं, कहीं अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। खुले में शराब को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कोई तैयारी की है, रणनीति अपनाई है कि ना हो ऐसा? नहीं, खुले पे हर जगह ये तय कर दिया गया है कि कहीं पे भी खुले पे कोई पार्टी बिना अनुमति के नहीं होगी और शराब का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इस तरह के नव वर्ष है, अपना कोई रिजोल्यूशन पास करें, एक दूसरे को बधाई दें, लेकिन जहां कहीं भी किसी भी नियम का उल्लंघन होते हुए पाया जाएगा, ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी। और ट्रैफिक को लेके कुछ रोड मैप तैयार किया गया, कहीं पे जाम की स्थिति ना हो? कुछ ऐसे इलाके जहां पे आमतौर पे जाम की स्थिति रहती है, नए साल पे ऐसा ना हो, कुछ ट्रैफिक को लेके कुछ रूल्स बने क्या? जो स्थानीय स्तर पे है, क्योंकि गाजीपुर शहर में विशेष रूप से जाम की बहुत ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी 6 मार्गों को एकल मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है जहां पे वन वे ट्रैफिक रहेगा और जहां रात थोड़ा बहुत ये आशंका रहती है कि भीड़ भाड़ होती है, वहां पे हमारी ड्यूटी आज शाम को 4 बजे से ही एक्टिव रहेंगी जी। और कहीं पे भी दो चीजों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि लोग स्टंटबाजी करते हुए तेजी से वाहनों पे ना निकले और शराब इत्यादि का सेवन करके वाहन इसका संचालन ना करें। इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हमारे जनपद में है, दिए गए हैं पुलिस को भी और ट्रैफिक पुलिस को भी और जो भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं वहां पे निरंतर ड्यूटी रहेगी और इस पूरे जो पूर्व संध्या है नव वर्ष की, इसको शांतिपूर्ण रूप से कराया जाएगा। अब ओमवीर जी, आप चूंकि खुद काफी एक्टिव रहे हैं, हम देखते हैं कि लगातार आप कई बार सड़क पे उतर के भी लोगों के बीच दिखाई दिए, अपराध को कैसे रोका जाए इसको लेके भी गंभीर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग नए साल के जश्न में खलल डालने का भी काम करते हैं, कहीं पे हुड़दंग, कहीं पे नशे के बाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए भी कोई खास प्लान तैयार किया गया? मैं पहले ही कह चुका हूं, इस बारे में हमारे द्वारा मीडिया के माध्यम से भी ये किया गया है, अपील की गई है और वैसे भी निरंतर आज शाम 4 बजे से पूरे जनपद के जो कस्बे हैं उनमें पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी हमारे उसका नेतृत्व करेंगे, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी साहिबान। मैं खुद भी रहूंगा और लोगों से ये अपील रहेगी क्योंकि सामान्य रूप से बहुतायत में लोग इसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहते हैं और मनाते भी हैं। जो इस तरह के हुड़दंगी किस्म के लोग संज्ञान में आएंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को उन स्थानों के पूर्व के अपने अनुभव के आधार पर अपने सहयोगी अधिकारियों से चर्चा करके उन लोगों को चिन्हित भी किया गया है जो लोग
ये संभावना है कि कहीं बाहर कोई पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, तो ऐसा एक दो स्थान है, गाजीपुर में कोई बहुत ऐसे स्थान नहीं है, जी। तो वहां पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। लगाई गई है। जी, और कोरोना को लेकर भी, चूंकि कोरोना का एक संकट है जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, पुलिस प्रशासन जो है उसने गाइडलाइन का पालन हो इसको लेके जो होटल एसोसिएशन है उसके साथ बात की, लोगों को जागरूक किया कि देखिए नियमों का भी पालन करना है जश्न के साथ साथ। पहले आपको यह अवगत करा दें, हमारे उत्तर प्रदेश शासन के जैसे ही कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए थे डीजीपी हेडक्वार्टर से, जी, हम उत्तर प्रदेश पुलिस, हम लोग की हर जगह हमारे जो सहयोगी हैं पुलिस के, वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं, खुद भी पब्लिक डोमेन में अपना मास्क लगा के रहते हैं। जी। कल जो हमारे यहाँ के 4 हमारे बड़े होटल्स हैं, उनके जो ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी बात हुई थी और लगातार ये उनसे अपील की गई है कि जो कोरोना है पुनः पसार रहा है, कई जगह से इस तरह के वो भी आ रहे हैं, तो लोगों से अपील की जा रही है और उसका जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, इसकी भी अपील की गई है। उसके लिए स्वयं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में हमेशा हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी, सभी लोग सामान्य रूप से लगा के रखते हैं मास्क। ठीक है ओमवीर जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी आने वाले साल के लिए, और न्यूज़ वन इंडिया को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित 5 सदस्यों आयोग की बैठक है और शाम 4:30 बजे बैठक के बाद मीडिया से बात की जाएगी और सूडा ऑफिस गोमती नगर में मीडिया से बात होगी, यानी उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और एक तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी कि उस बैठक में क्या कुछ हुआ। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित 5 सदस्यीय आयोग की एक अहम बैठक है शाम 4:30 बजे। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, आज एक अहम बैठक होने वाली है उस आयोग की जो अभी गठित हुआ है ओबीसी आरक्षण को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आयोग गठित किया है जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर सर्वे करेगा। हालांकि उसकी पहली बैठक होने जा रही है। अगर हम इस आयोग की बात करें तो इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह आयोग गठित हुआ है, जिसमें 2 रिटायर्ड आईएएस हैं और साथ ही साथ 2 विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश को कानूनी सलाह देने वाले 2 लोग भी इस आयोग में शामिल किए गए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसके अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक आयोग का गठन होगा, वो आयोग सर्वे करेगा। सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर जो पिछड़े लोग हैं उनके पिछड़ेपन की स्थिति का आकलन होगा, ये रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा कि कौन सी सीट किस वर्ग में जाएगी। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड सर्वे कराया था, जो कि 2005, 2012 और 2017 में पहले भी होता रहा है। उसी सर्वे के आधार पर 2022 में 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए आयोग बनाकर आरक्षण देने की बात कही थी। हालांकि उसकी आज पहली बैठक होने जा रही है, जो कि सूडा ऑफिस गोमती नगर में होगी। उसके बाद शाम 4:30 बजे ये आयोग मीडिया से भी मुखातिब होगा, मतलब सीधे तौर पर उन विषयों के बारे में बताएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित यह आयोग अब तक चीजों को कलेक्ट किया है और कहां से उनका यह सर्वे शुरू होगा। चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है और लंबे वक्त तक ये आयोग सर्वे कराएगा। सर्वे कराने के बाद चीजों को उस ढंग से देखने की कोशिश होगी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार चीजें हैं, उसी को फॉलो करने की कोशिश होगी। तो कहीं ना कहीं आज चूंकि आयोग की पहली बैठक है और इस बैठक के बाद ये जानकारी देने की कोशिश होगी कि किस तरीके से आयोग ने अपनी रणनीति तैयार की है, किन किन क्षेत्रों से आयोग अपने सर्वे की शुरुआत करेगा और कैसे इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि पहली बैठक है और पहली बैठक के बाद इन सारे विषयों पर मीडिया को भी जानकारी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर लखनऊ से, जहां ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और डिप्टी सीएम के फाउंडेशन में सह अध्यक्ष बने थे ओपी राजभर और अटल बिहारी वाजपेयी के फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं डिप्टी सीएम। और मीटिंग के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पे बात भी हुई है और ओपी राजभर की मुलाकात के बाद कई मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। तो ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और डिप्टी सीएम के फाउंडेशन में सह अध्यक्ष ओपी राजभर यहां बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी के फाउंडेशन के
अध्यक्ष हैं डिप्टी सीएम। और बैठक के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पे बात हुई। देखिए, आपके सामने महिला हक अधिकार महारैली आज फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर जिले में हो रहा है। अभी आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले में 18 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली हुई थी, जिसमें आप देख रहे हैं मंच पे सिर्फ महिलाएं संचालन, भाषण और श्रोता और वक्ता भी वही है। देश में 50% आबादी इनकी है, तो इनकी डिमांड है कि 50% लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित हों। शिक्षण संस्था एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, ओपी राजभर और ब्रजेश पाठक की इस मुलाकात के क्या मायने, क्योंकि कई मुद्दों पे बात की है, इसे साधारण मुलाकात माना जाए या इसके पीछे कोई और सियासी खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर थे। हालांकि उसके पहले एक भागीदारी संकल्प मोर्चा भी उनकी तरफ से बनाया गया था, कई दलों को शामिल किया गया था, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ आ गए थे। उसके बाद उस गठबंधन से जब से वो अलग हुए हैं, लगातार वो समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। और इस तरीके की उनकी मुलाकातें ये पहली नहीं है, क्योंकि इसके पहले देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भोज था, उसमें वो शामिल हुए थे। बाद में बीजेपी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को वोट किया था उन्होंने। और उसके बाद एक अभी बैठक हुई थी ब्रजेश पाठक के आवास पर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन को लेकर थी, जिसके अध्यक्ष खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। उस बैठक में भी शामिल हुए थे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से उनको एक पद ऑफर किया गया था सह अध्यक्ष का, चूंकि इस फाउंडेशन के अध्यक्ष खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सहमति दी थी। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए थे। ये दूसरा मौका है जब ओम प्रकाश राजभर फिर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनकी ये मुलाकात चली, कई चीजों को लेकर उनकी बातचीत हुई, तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस मुलाकात के राजनीतिक मायने जरूर हैं। मायने इसलिए भी कई मायनों में अहम है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हमेशा किसी न किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर हम 2017 में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और 0 से 4 विधायकों तक वो पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से 2019 तक साथ रहे, फिर वो अलग हो गए। 2020 में समाजवादी पार्टी के साथ गए, 4 से उनकी सीटें 6 हो गई, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ दिया। अब दोबारा से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी करीबियां बढ़ा रहे हैं। यही एक वजह है कि चाहे वो मुख्यमंत्री का भोज रहा हो, या इसके पहले अटल बिहारी फाउंडेशन की बैठक में उन्होंने सह अध्यक्ष का पद लिया हो, या अब फिर से वो ब्रजेश पाठक के पास मिलने पहुंचे हो, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए ब्रजेश पाठक लगातार कहीं न कहीं चीजों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ओम प्रकाश राजभर जैसे ओबीसी के नेता को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और ओम प्रकाश राजभर भी लगातार इन मुलाकातों में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ अपनी स्थिति को बैठाया जाए और 2024 में भी कम से कम 2 से 3 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी जाए। हालांकि इन मुलाकातों से उनको कितना फायदा होगा या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनको कितना तवज्जो देती है, ये भी देखना खास होगा। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की ये मुलाकातें कहीं न कहीं बता रही हैं कि वो धीरे धीरे 2017 की तरह 2024 में भी बीजेपी के साथ अपनी करीबियां फिर से बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओपी राजभर ने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। और अब बात करते हैं 2022 में योगी सरकार ने क्या बड़ी सौगात दी। दरअसल मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा, साथ ही कोविड भत्ता भी मिला। तो यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई हरदुआगंज परियोजना का लोकार्पण भी हुआ। औद्योगिक क्षेत्र कोसी, कोटवन और मथुरा में एयर लिक्विड के प्लांट का शिलान्यास किया गया। एनसीआर में 45.47 करोड़ से निर्मित इंद्रप्रस्थ यूपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण हुआ और अब तक कुल 1,85,928 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। 13 लाख किसानों को बिजली बिल में अनुदान का तोहफा दिया गया
और एसजीपीआई लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर की शुरुआत हुई। तो 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण हुआ। यूपी में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण किया गया और लोक भवन और विधान भवन पे डायनामिक फसाड लाइटिंग का शुभारंभ हुआ। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया और प्रदेश के सभी जिलों में हेल्थ एटीएम की शुरुआत। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, 2022 में कई बड़े तोहफे प्रदेशवासियों को दिए गए। इस साल को अगर याद किया जाए कुछ बड़ी योजनाओं के जरिए तो वो क्या रही? मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं। 2022 में योगी सरकार ने ये बड़ी सौगात दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा, साथ ही कोविड भत्ता भी मिला। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यालय पे मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा संघ का धन्यवाद। ये जो यात्रा है इसने ये हमें कुछ बताने की कोशिश की है और अगर हम उसे नहीं सुनते तो ये उस आवाज का अपमान होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं जो भारत को जोड़ना चाहता है। विचारधारा में एकरूपता होती है। ये जो यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई मतलब प्री कंसीव्ड नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं। और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है। और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं, कहते हैं आपका प्रोटोकॉल। खबर लखनऊ से है, जहां अधिशासी अभियंता हरदयाल अहिवार पे गंभीर आरोप लगे हैं और उन्नाव सदर विधायक ने ये आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों की 5%
रिटेंशन मनी रोक के अतिरिक्त मदों में भुगतान करने का आरोप लगा है। पूर्व में तैनात अभियंता चक्रेश केन पर भी आरोप कि लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को पत्र लिखकर शिकायत की गई है और मंत्री लोक निर्माण से ने प्रमुख सचिव को पूरे मामले में जांच कराने के निर्देश दिए हैं। और मनीष पांडे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये पूरा मामला क्या है, चूंकि कई गंभीर आरोप यहां पे लगाए जा रहे हैं। देखिए राजेश, एक तरफ सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेके कि कहीं भी किसी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं बचा है, लेकिन वहीं जब सरकार में सत्ता पक्ष के विधायक ही ऐसी शिकायत करने लगे तो आप अंदाजा लगाइए कि जो अफसर हैं, अफसरों का कामकाज किस तरीके का है। मामला उन्नाव का है। उन्नाव में प्रांतीय खंड में तैनात हैं हरदयाल अहरवाल। ये अधिशासी अभियंता हैं। इसके पहले इनके पास करीब 2-3 डिवीजनों का चार्ज था, लेकिन अभी उन्नाव देख रहे हैं। तो इनसे संबंधित एक शिकायत वहां स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता ने की है और ये शिकायत कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद के यहाँ की गई है। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो ठेकेदारों की जो रिटेंशन मनी होती है 5%, वो ये लोग रोक लेते हैं और उसके बाद उसको निकाल के अन्य मदों में भुगतान करते हैं। मतलब आप साफ समझिए कि जो एक रिटेंशन मनी 5% होती है, अगर 1 करोड़ का 5% रिटेंशन मनी इन्होंने होल्ड किया है तो वो पैसा ठेकेदार को जाना चाहिए, लेकिन वो पैसा निकाल के ये लोग दूसरे मदों में यानी अपने हिसाब से खर्च करते हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और उनसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है घूस लेने की पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की। उसके अलावा उन्होंने चूंकि पूरे जनपद की बात कही है, इसके पहले जब निर्माण खंड में चक्रेश केन एक अधिशासी अभियंता थे, उनके समय में बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी। तो इन दोनों अफसरों को लेकर स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है जतिन प्रसाद को, जो कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री ने भी इस मामले में जो है प्रमुख सचिव को पत्र लिखा, सचिव को पत्र लिखा, विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा, इस पूरे मामले में जांच करा के उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन अब यही देखना होगा कि जो जांच कमेटी बनती है, जो जांच करने वो लोग जाते हैं, जो अफसर जांच करते हैं, वो किस तरीके से इनके आरोपों की जांच करते हैं, उनके आरोपों में कितनी सत्यता है, या फिर एक बार फिर जो है जिस तरीके से जो अधिकारियों की का एक गठबंधन होता है, साठगांठ होती है, खासकर लोक निर्माण विभाग में तो ये जग जाहिर है कि जब भी कहीं किसी शिकायत होती है, किसी छोटे अफसर की शिकायत होती है तो बड़ा अफसर उसकी जांच करता है, जांच कमेटी बनती है और फिर वही पैसा जो लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने ऊपर के अधिकारियों को, जांच कमेटी वालों को दे देते और मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये देखना होगा कि अब इस मामले को रफा दफा किया जाता है कि वास्तव में इन दोनों मामले में कोई कार्यवाही दोनों अधिशासियों के खिलाफ होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे कई गंभीर आरोप लगाए गए और लखनऊ के जो अधिशासी अभियंता यानी यहाँ की अगर बात करें, चूंकि अब जो हरदयाल हैं अहिवार, उन पे गंभीर आरोप लगे थे और उन्नाव सदर विधायक ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। ठेकेदारों की 5% रिटेंशन मनी रोक के अतिरिक्त मदों में भुगतान करने का आरोप उन पर लगा था और इसको लेकर यानी एक तरफ तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ अब भी इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। तो पूर्व में तैनात अधिशासी अभियंता चक्रेश केन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और लोक निर्माण विभाग मंत्री जतिन प्रसाद को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। तो उन्नाव सदर विधायक ने गंभीर आरोप लगाए और उन्नाव सदर विधायक ने यह आरोप लगाते हुए, चूंकि एक तरफ तो देखिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात की जाती है और दूसरी तरफ अब भी इस तरह के मामले आ रहे हैं जहां मनमानी की जा रही है, गड़बड़ियां की जा रही हैं। तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। तो उन्नाव के सदर विधायक ने गंभीर आरोप ये लगाए हैं और पूर्व में तैनात अधिशासी अभियंता चक्रेश केन पर आरोप लोक निर्माण विभाग के मंत्री
जितिन प्रसाद को शिकायती पत्र भी दिया गया है। तो यहां पे गड़बड़ियां किस कदर की जा रही हैं उसका यह सीधा उदाहरण है, जहां एक विधायक ही आरोप लगा रहे हैं और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, गड़बड़ियां की जा रही हैं, उसके कई उदाहरण सामने आते हैं। उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। तो अधिशांति अभियंता हरदयाल हिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं और खबर लखनऊ से है, जहां लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण नहीं मानते नियुक्ति विभाग का आदेश। 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक गए छुट्टी पर, तो कर दी शासन के आदेश की यहां पे उसको मानने से एक तरीके से मनमानी कर दी और नियुक्ति विभाग की तरफ से प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण रमेश को चार्ज दिया गया था। नरेंद्र भूषण ने सचिव अजय चौहान के लिए जारी कर दिया है आदेश और पूरे नौकरशाही में नरेंद्र भूषण के कारनामों की चर्चा रहती है। तो शासन और नियुक्ति विभाग के आदेश की नरेंद्र भूषण ने धज्जियां उड़ाई हैं और यूपी में शासन और सरकार से सवाल यही है कि क्या नरेंद्र भूषण उनसे ऊपर हैं। तो पहले भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग कांड को लेकर उस सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। और मनीष पांडे इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, नरेंद्र भूषण क्या सिस्टम से भी ऊपर खुद को समझते हैं जो मनमानी कर रहे हैं, आदेश नहीं मानते? देखिए, बिल्कुल राजेश, साहब समझना होगा। दरअसल प्रमुख सचिव स्तर या ये सब के अफसरों को अगर लंबी छुट्टी पर जाना होता है तो बाकायदे उसका अप्रूवल उन्हें लेना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से परमिशन दी जाती है, फिर नियुक्ति विभाग आदेश जारी करता है, फिर उनके बाद किसी उन्हीं के समकक्ष अफसर को उनका चार्ज सौंपा जाता है। लेकिन फिलहाल इस मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला है और पूरे नौकरशाही में इस नाफरमानी की चर्चा हो रही है कि नियुक्ति विभाग ने उन्हें 10 दिन की छुट्टी तो जरूर दी, 23 दिसंबर से लेके और 1 जनवरी तक वो बाहर है, छुट्टी पर है, लेकिन इस दौरान जो उनका कामकाज था यानी उनका जो चार्ज था वो प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण रमेश को नियुक्ति विभाग की तरफ से दिया गया था कि उनकी गैर मौजूदगी में वो लोक निर्माण विभाग का कामकाज करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो प्रमुख सचिव साहब ने जाते जाते उस आदेश के बाद एक और आदेश कर डाला और अपने जो सचिव हैं अजय चौहान, जो लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं और अभी हाल में ही कल ही प्रमोट होके वो भी प्रमुख सचिव हो गए हैं, तो अजय चौहान के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि वो कामकाज देखेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की चर्चा जो है नौकरशाही में काफी चटकारे लेके की जाती है कि भूषण साहब क्या चीफ सेक्रेटरी और नियुक्ति विभाग के आदेश से भी ऊपर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो खुद को सिस्टम से ऊपर मानते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।